हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अभी कॉन्सेप्ट। आज के इस लेक्चर में हम लोग एएमयू एमबीए 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। और इससे जुड़ी हुई आपको अगर पीडीएफ चाहिए या और इससे जुड़े हुए जो भी लेक्चर्स या कुछ भी क्वेरीज होती हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसका लिंक अवेलेबल होगा, जो कि एक टेलीग्राम का लिंक होगा। उस पर क्लिक करके आप अपनी सारी क्वेरीज, आप अपनी सारी जो भी आपको डाउट्स हैं, कुछ भी है, वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे अवेलेबल होगा। उसके थ्रू आप सारा कुछ जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम लोग डिस्कस करते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्लेटलेट्स हैव लाइफ स्पैन ऑफ। जो ब्लड प्लेटलेट्स है उनका लाइफ स्पैन क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, इस पूरे के पूरे जो भी लेक्चर रहेगा इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है आपको ये बताना कि किस टाइप के क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। आपको एक बार टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आएगा, उससे आपको ये चीज पता लग जाएगी कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो उससे ये है कि आपकी तैयारी किस हिसाब से हो रही है वो आपको पता लगता रहेगा। समझ रहे हैं? आपको तैयारी अपनी पता लगती रहेगी। तो जो ब्लड प्लेटलेट्स है, देखिए वैसे तो उनका यूजुअली टाइम 7 to 10 डेज का होता है, बट एज पर द क्वेश्चन इसमें आंसर रहेगा 8 to 10 डेज। जो ब्लड प्लेटलेट्स है उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 8 to 10 डेज का होता है। तो आपको इससे ये चीज क्लियर हो गई कि बायो से भी, ये जो बायो का सेक्शन है उससे भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इससे एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है, वो ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स की जगह वो दूसरा भी एक नाम दे सकते हैं जो ऑलरेडी किसी और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। द नेम इज थर्मोबोसाइट्स, राइट। जिनको प्लेटलेट्स भी कहते हैं। जब जब भी हमारा मतलब कि जो एक मास क्लॉटिंग हो जाती है ना, जब भी कुछ ब्लीडिंग होती है, कुछ इंजरी होती है जो कि ब्लीडिंग को यहाँ पे स्टॉप करती है, तो ये ब्लड जो थर्मोबोसाइट्स हैं या फिर आप कह लीजिए प्लेटलेट्स, वो क्या होता है, उनका लाइफ स्पेन 7 to 10 डेज का। जिनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। ठीक है, टू स्टॉप द इंजरी, में जो ब्लीडिंग है उसको स्टॉप करना। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रमन मैग्सासे अवार्ड। ऐसा फर्स्ट इंडियन जिन्होंने जो है रमन मैग्सासे अवार्ड यहाँ पर रिसीव किया है। सो पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, रमन मैग्सासे का मीन क्या, अवार्ड का मीनिंग क्या है। रमन मैग्सासे जो है, ये वाला क्वेश्चन है, ये कई बार जो है एसआई के जो एग्जाम्स हैं उसमें भी पुटअप किया जा चुका है। सो रमन मैग्सासे अवार्ड, सबसे पहली चीज तो रमन मैग्सासे अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है फॉर द पर्पस जिन्होंने कुछ ह्यूमन राइट्स में, जर्नलिज्म में समथिंग दे हैव डन इन दिस रिस्पेक्टिव फील्ड। ओके, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विनोबा भावे। उनको ये अवार्ड दिया था। इनको फर्स्ट इंडियन थे जिनको ये अवार्ड दिया गया था। ये अवार्ड क्यों दिया गया था इनको? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क किया था। ही वर्कड एज द ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। सो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के फॉर्म में जो है उनको ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया था। बट ये जो है एक फिलीपीन का अवार्ड होता है। रमन मैग्सासे फिलीपीन के प्रेसिडेंट थे, जो ये अवार्ड उनके नाम पे चलता है, जिन्होंने गवर्नेंस, जर्नलिज्म एंड सोसाइटी में कुछ बेस्ट कंट्रीब्यूट यहाँ पर कुछ किया है। तो उस रिस्पेक्ट में ये अवार्ड दिया जाता है। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। सो रमन मैग्सासे से ये क्वेश्चन आ सकता है, और मे बी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि रमन मैग्सासे की जो अवार्डीज हैं उसमें से इंडियंस कौन से हैं। राइट, यू कैन अंडरस्टैंड ना कि इनके इंडियंस जो लिस्ट है, मे बी आपसे वो भी क्वेश्चन पुट अप की जा सकती है। ओके, सो आपको याद रखना है हमारे इंडिया की तरफ से जो है सी डी देशमुख, इनको भी अवार्ड मिल चुका है। सी डी देशमुख कौन है?
टीडी देशमुख जो है वो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। उनको ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया, ठीक है। पहले मतलब उनको ये अवार्ड पहले के टाइम में दिया जा चुका है। उसके अलावा और जो है और कौन से अवार्डीज इंडिया की तरफ से रहे हैं, आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं या मैं ही बता दूं? दैट इज किरण बेदी। यू ऑल नो आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। यस, एवरीवन नो, उनको भी दिया जा चुका है। एक है नारायण अय्यर शेषान, उनको भी अवार्ड दिया जा चुका है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक अवार्ड जेम्स माइकल को भी दिया जा चुका है, जिन्होंने यहाँ पर डेमोक्रेसी, इंडिया में डेमोक्रेसी के लिए वर्क किया था। और साथ ही साथ उनके अलावा जो है ये अवार्ड अभी जो है जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, नाम सुना होगा आपने इनका भी, इनको भी ये अवार्ड दिया जा चुका है। ऐसे ही और भी काफी सारे पर्सन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। मैं इसमें और भी काफी सारे नाम लिखवा सकती हूँ, बट देर आर सो मेनी। ओके, सो देर आर सो मेनी कैटेगरीज एंड रिसेंटली दिस अवार्ड हैज बीन गिवन टू, रिसेंटली ही बिल्कुल जो ये अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है? इंडिया की तरफ से। आई होप आप लोगों ने नाम सुना होगा, रवीश कुमार, ठीक है, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, उनको ये रिसेंटली अवार्ड दिया गया था। क्लियर? सो ऐसे आपको पढ़ने हैं, क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जा सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नवरत्न कंपनी आपको आइडेंटिफाई करनी है। सो सबसे पहले तो आपको ये पता, आपको मैं बता दूं, इससे आपका कई बार क्वेश्चन आ चुका है। नवरत्न कंपनीज कौन सी हैं, महारत्न कौन सी हैं, ऐसे क्वेश्चन की डिवीजन कई बार आपसे पूछी जा चुकी है। ओके, तो देर आर सो मेनी डिविजन्स जो कि इस टॉपिक से पूछी जाती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारी जो कंपनीज है, ठीक है, हमारी जो कंपनीज है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज महारत्न, सेकंड वन इज मिनी रत्न एंड थर्ड वन इज नवरत्न, ठीक है। नवरत्न कंपनीज वो होती हैं जिनको फ्रीडम होती है कि दे कैन इन्वेस्ट अप टू 1,000 करोड़, उनकी इन्वेस्टमेंट 1,000 करोड़ तक जा सकती है, ठीक है। प्रेजेंटली भारत में कितने नवरत्न है? 14 नवरत्न कंपनीज को काउंट किया जाता है, ठीक है। तो हमारी जो है 14 यहाँ पर प्रेजेंटली नवरत्न कंट्रीज में काउंटेड है। ओके, अब हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है इसके अंदर कि कौन सी इसमें से है, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एचपीसीएल। ओके, एचपीसीएल लिमिटेड। आप आई थिंक अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है इसके अंदर तो आप इसमें वैसे भी इसको आइडेंटिफाई आप कर पाओगे, ऐसा डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, देखो महारत्न से तो कई बार आ चुका है क्वेश्चन। महारत्न के मैं आपको नाम लिखवा रही हूँ, एवरीबडी नोट डाउन द नेम्स। महारत्न कंपनी जैसे कि भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, GAIL, ठीक है, IOCL, NTPC, ONGC, SAIL, ये सारी हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको नाम पता होने चाहिए। चलिए, क्योंकि बाकी सारी जितनी भी हैं ये मिनी रत्न में आती हैं। अगर मैं एयर इंडिया की बात करूं, इन्फोसिस, ICICI, ये सब मिनी रत्न से भी और छोटे में आती हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या चीज है? व्हाइट रेवोल्यूशन है जो कि किससे जुड़ा हुआ है? मिल्क। व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या था व्हाइट रेवोल्यूशन का? ऑपरेशन फ्लड। क्योंकि हमारे इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसकी काफी अच्छी सक्सेस थी, ग्रीन रेवोल्यूशन काफी अच्छा हो गया, तो उसी के पर्सपेक्टिव में व्हाइट रेवोल्यूशन को भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया। नेशनल मिल्क प्रोग्राम था जिसमें सारी मिल्क की वेराइटीज और पूरे इंडिया में मिल्क को प्रोडक्शन को ज्यादा किया जाएगा,
और फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को। वर्गीस कुरियन, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, ये एक्चुअली कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, वर्गीस कुरियन उस समय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के हेड थे और उन्होंने ही इस चीज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाया था इंडिया में। और इन्हीं के बर्थडे वाले दिन वी सेलिब्रेट दी मिल्क, जो है एक तरीके से मिल्क डे ऑफ इंडिया हम सेलिब्रेट भी करते हैं। ओके, और इसमें से जो लिखा है MS स्वामीनाथन, ये है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। और अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर वर्ल्ड में आपसे पूछता है तो आपका आंसर रहेगा नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट, नेफ्रॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक एंड अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ, कहाँ की है? ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट हो चुका है। सो नेफ्रॉन जो है ये हमें फंक्शनल कहाँ पे मिलता है? किडनीज में। ये सीधा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको लर्न कर लीजिए। किडनीज जो है, ठीक है, किडनी बेसिकली क्या है? वो एक राजमा के जैसी लगती है ना, बीन शेप, ये बीन शेप्ड होती है। ठीक है, जो कि बॉडी में फिल्ट्रेशन एक्सक्रीशन के लिए आती है और उसी में ही यहाँ पर किडनी जो है उसी में ही यहाँ पर नेफ्रॉन जो है वो एक यूनिट है इसी की। ठीक है भाई, वहां पे याद रखिएगा। और ये नेफ्रॉन है, न्यूरॉन नहीं है, आप अगर कंफ्यूज ना हो जाए। न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन जो है ये ही एक नर्व सेल भी होता है, न्यूरॉन। ठीक है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाने के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम को बेटर करने के लिए ये एक और यहाँ पर सिस्टम बना हुआ होता है। तो कंफ्यूज मत होना, न्यूरॉन अलग है, नेफ्रॉन अलग है, तो डोंट गेट योरसेल्फ कंफ्यूज। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट, बोमड़ीला पास। बोमड़ीला पास जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि आप जब भी आप इसमें पढ़ोगे, आप इस टाइप की चीजें पढ़ोगे तो आप ऑब्वियसली पासेस को भी कंप्लीट करके जाओगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे तो बोमड़ीला पास जो है ये सिचुएटेड है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बोमड़ीला पास बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में जो है लहासा, लहासा क्या है? तिब्बत, लहासा तिब्बत से कनेक्ट करता है। आपको पासेस कौन से याद रखने हैं? आपको सिक्किम का याद रखना है, नाथुला और जेलेपला, इससे क्वेश्चन आते हैं। आपको हिमाचल का कौन सा याद रखना है? आपको हिमाचल का याद रखना है एक तो रोहतांग, ये इंपॉर्टेंट है। कश्मीर के आपको बनिहाल वगैरह काफी सारे याद रखने हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी एक आपको उत्तराखंड का याद रखना है, लिपू लेक, माना और नीति, ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं। ठीक है, और हाँ हिमाचल का एक रह गया और शिपकीला। ठीक है, बाकी अरुणाचल का आपको बोमडीला याद कर लेना और एक दीफू, ये पासेस आपको याद रखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, आपकी चॉइस है, बट दीज आर द इम्पोर्टेंट पासेस विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि देखो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन सेम तो पूछेगा नहीं आपसे, उसके एक्स्ट्रा ही पूछेगा ना। तो आपको वो एक्स्ट्रा वाली चीजों को भी ज्यादा फोकस करना है, आपको वो एक्स्ट्रा वाली जो चीजें है ना उस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको कहा जाता है? ये तो देखो जरा, काफी ज्यादा फैक्चुअल पूछ लिया सीधा ही इन्होंने, क्योंकि आप निकनेम्स ऑफ सिटी पढ़ के जाते हो, राइट? तो उसी रिस्पेक्ट में है ये क्वेश्चन, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। तो वर्ल्ड में सिटी ऑफ गोल्डन गेट यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को को बोला जाता है। ठीक है, लिख लीजिए, ये निकनेम्स आपको पता होने चाहिए। मूविंग ऑन। ओके, बोगीबील ब्रिज। बोगीबील ब्रिज भी बड़ी न्यूज में थी, क्योंकि ये जो है आसाम में बनाई गई है,
अगर मैंने आसाम बोला है तो आई थिंक आप लोग बता सकते हैं कहाँ पे लोकेटेड, कौन से रिवर पे होगी। ब्रह्मपुत्र, क्योंकि एक ही रिवर फ्लो है, मेजर रिवर, कि गोदावरी कावेरी नर्मदा तो साउथ में है। तो बोगीबील ब्रिज कहाँ पे बनी है? ये एक क्यों पूछी है, क्योंकि ये रेलवे, रेड रेल एंड रोडवे दोनों का मिक्सचर है। ये ब्रिज कंबाइंड रोड एंड रेल ब्रिज है ब्रह्मपुत्र रिवर पर, आसाम में। किस किस को कनेक्ट कर रही है? इट इज कनेक्टेड धेमाजी डिस्ट्रिक्ट विद द डिब्रूगढ़। ठीक है, आप ये कह सकते हो इट इज, दिस ब्रिज इज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि करीब 5 किलोमीटर्स की है, करीब करीब, ऑलमोस्ट। ठीक है, एशिया की सेकंड लॉन्गेस्ट है, इंडिया की फर्स्ट लॉन्गेस्ट है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? तो आंसर इज जापानीज। याद कर लीजिएगा, जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज और अरबिक। दीज आर दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ओके, सो इसके अलावा जो बच गई वो क्या हो जाएंगी, वो आपको मतलब याद रखनी है। नेक्स्ट, अकबर ने इनमें से कौन सी चीज अपने स्टार्टिंग के टेन्योर में यहाँ पर परफॉर्म करी थी? तो देखो भाई, सारे ही हैं, चारों ही ऑप्शन ठीक है। जजिया टैक्स को हटाना, जो पिलग्रिमेज पे टैक्स था उनको हटाना, और प्रिजनर्स ऑफ वॉर को यहाँ पर उनको स्लेव बना के रखना, इन सब प्रैक्टिसेस को रिमूव कर दिया था। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अकबर, जब आप मुगल एम्पायर पढ़ोगे, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अकबर, बिकॉज अकबर इज इंपॉर्टेंट फॉर एन एग्जाम। एग्जाम में कई बार अकबर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस रिवॉल्यूशनरी सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। राइट, इस तरीके का सॉन्ग आई थिंक सब लोगों ने सुना ही होगा, सब लोग जानते हैं, सब भारतीय हैं। भारतीय हैं तो ये सॉन्ग तो हमारे रग रग में बसा हुआ है। तो यही सॉन्ग हमसे जो है वो पूछा है कि सरफरोशी की तमन्ना ये सॉन्ग किसने लिखा है? ये लिखने वाले हैं यंग फ्रीडम फाइटर राम प्रसाद बिस्मिल। लिख लीजिएगा, आंसर इज राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है भाई, ये एक्चुअली में उर्दू में लिखी थी, उसको बाद में फिर आगे चेंज भी किया गया था। लिख लीजिए। और अगर ये आपसे पूछ रहा है हसरत मोहिनी, इन्होंने बहुत फेमस एक वो दिया था, उर्दू लैंग्वेज के थे ये, और इन्होंने एक बहुत फेमस यहाँ पर स्लोगन दिया था, दैट इज इनकलाब जिंदाबाद। और इसको इनकलाब जिंदाबाद को जो आगे फेमस किया था वो थे हमारे लेजेंड भगत सिंह। ओके, तो ये हसरत मोहिनी, इनका एक्चुअली में नेम था सैयद फजल उल हसन, लेकिन इन्होंने अपना पेन नेम अडॉप्ट किया था, दैट इज हसरत मोहिनी। राइट एवरीवन। महात्मा गांधी ने अपनी फर्स्ट सत्याग्रह की फिलॉसफी कहाँ स्टार्ट करी थी? यू ऑल नो, चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, और फिर खेड़ा। राइट, चंपारण लोकेशन बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रॉक्स आर सॉफ्टर इन नेचर? इनमें से कौन सी रॉक सॉफ्ट होती है? तो इसका आपको सीधा याद करना, दैट इज सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक आर सॉफ्टर इन नेचर। ठीक है, मतलब काफी सॉफ्ट टाइप ऑफ रॉक्स में से ये काउंट की जाती है। ओके, और मुझे बताइए इनमें से कौन सी प्राइमरी रॉक है? प्राइमरी रॉक है इसमें से इग्नियस, और बाकी सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक आर दी सेकेंडरी रॉक्स। ओके, नेक्स्ट, सोलर कोरोना। ठीक है, कोरोना से अपने दिमाग में कोरोना वाली बात को मत लेके आइएगा, ठीक है, ये मीनिंग अलग है इसका। सोलर कोरोना जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, या फिर किसमें, इसमें एक्चुअली में होता क्या है?
सोलर कोरोना मेनली कंसिस्ट ऑफ किससे, मतलब बना हुआ होता है। तो सोलर कोरोना, कोरोना का मतलब होता है एक क्राउन, ठीक है। तो सोलर जो कोरोना होता है वो सबसे ज्यादा मोल्टन लावा से बना हुआ होता है, ठीक है। इसका सीधा आंसर याद रखना है, मोल्टन लावा। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। आउटर मोस्ट रीजन जो होता है ना सन का, उसे कहते हैं। नेक्स्ट, नबार्ड। नबार्ड क्या चीज है, सुना होगा इसका नाम आप लोगों ने। नबार्ड जो है बेसिकली क्या चीज है, नबार्ड इज अ, एक सेकेंड रुकेंगे, हाँ, ओके, यस। यहाँ पर मदर टंग्स भारत में टोटल कितनी है, ठीक है। मदर टंग्स भारत में एज पर द सेंसस दैट इज 122। सेंसस 2011 ही आपको पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि 2011 का जो सेंसस है उसमें क्या क्या बातें हैं, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली तो सेंसस हुआ नहीं है, जब होगा तो आपको उसकी भी फाइंडिंग्स लर्न करनी होंगी, बट फिलहाल के लिए जो सेंसस 2011 का है उसमें 122 लैंग्वेजेस है। नेक्स्ट, वाटर लेवल जो है वो डिक्लाइन हुआ है कितने डिस्ट्रिक्ट्स में लास्ट 20 ईयर्स में, जो सर्वे आया है उसके अकॉर्डिंग लास्ट 20 ईयर्स में वाटर लेवल जो है वो कितना डिक्लाइन हुआ है। सो 300 डिस्ट्रिक्ट्स में वाटर लेवल डिक्लाइन हुआ है। ये काफी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है। इट्स नॉट कि ये इंफॉर्मेशन हमेशा ही स्टैटिक रहने वाली है। दिस इंफॉर्मेशन कैन चेंज विद टाइम। अभी ये इंफॉर्मेशन है, कल को कोई और न्यू अपडेशन इसके अंदर ऐड हो सकती है। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड में जो डंपिंग वर्ड होता है उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। डंपिंग, एंटी डंपिंग, ये कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं मार्केट की फॉर्म्स में। डंपिंग, तो इकोनॉमिक्स में डंपिंग वर्ड होता है जो, रीड करोगे आप, एक कमोडिटी को सेल करना चीपर इन अ फॉरेन मार्केट एंड कॉस्टली इन द डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। अपनी खुद की मार्केट में उसको चीप ना होते हुए उसको एक्सपेंसिव करके सेल करना, बेसिकली इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक ऐसी सिचुएशन वेयर अ प्रोडक्ट, व्हेन सोल्ड इन importing country is less than price of that product इन एक्सपोर्टिंग कंट्री। मतलब अगर इंडिया की बात करूं तो मैं इंडिया में वो क्या है, इंडिया में वो प्रोडक्ट महंगा है और बाहर जाके वो प्रोडक्ट इंडिया से सस्ता हो गया, उसे हम कहेंगे डंपिंग, ठीक है। डंपिंग, एंटी डंपिंग, इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सो डंपिंग, एंटी डंपिंग पे देयर कैन बी अ क्वेश्चन, पूछा जा सकता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, देयर कैन बी अ क्वेश्चन, ठीक है, डंपिंग के ऊपर, ठीक है। ये सब तय किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, वही पूछ रहा है हमें कि कब स्टार्ट हुई है इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ठीक है। मतलब कि आपने लिबरल कर दिया है, आपने क्या कर दिया है, आपने चेंजेस लाए हैं। यू हैव बीन टेकन अ सब्सटैंशियल चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा यहाँ पर लिबरल बना रहे हैं। और लिबरल बनाने का डायरेक्ट मीनिंग होता है कि यू आर ईजिंग द लाइसेंसिंग पॉलिसीज, जितनी भी लाइसेंस देने वाली पॉलिसीज हैं आप उनको और ज्यादा इजी कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो अगर सीआरआर लोअर कर देती है आरबीआई तो उसका क्रेडिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ओके। क्रेडिट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, एवरीबडी विल लिसन। सीआरआर बेसिकली होता क्या है, सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, इसमें देर इज अ सम अमाउंट ऑफ कैश नीड्स टू बी केप्ट विद आरबीआई। कुछ अमाउंट ऑफ कैश आपको
आरबीआई के पास कंपल्सरी यहाँ पे रखवाना होता है, इस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यू कैन नॉट, ये वाला जो सीआरआर का होता है, यू कैन नॉट यूज दिस, वी कैन नॉट यूज दिस फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस एज वेल एज लेंडिंग पर्पस के लिए। तो वो फिक्स्ड होता है जो आरबीआई के पास रखवाना होता है, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड यहाँ पर 4%, कभी 3%, कभी 3.4%, इतना रहता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है यहाँ पर, रेगुलेट करने के लिए मनी सप्लाई को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर ऐसा सीआरआर को जो है लोअर कर दिया है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन, मतलब जो लोग लोन है वो यहाँ पर ज्यादा लेना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए? वेरी इजी क्वेश्चन, सीधा पूछ रहा है कि स्कीम कौन सी है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए खुद से अपनी स्कीम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ताकि बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो आप इसमें देखो, पढ़ो इसको, इसको आप रीड करो। इसमें लिखा है तो उसके लिए आपको कौन सी स्कीम है, मुद्रा योजना, नाम से समझ में आ रहा है ना, मुद्रा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जिसके अंदर आप कोलैटरल फ्री जो है लोन ले सकते हैं अप टू 10 लाख रुपीज, जो कि आपके माइक्रो स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए भी एक्सटेंड होता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये सरकार ने स्टार्ट की है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए। राइट, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप्स, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना। उसी के लिए एक और ऐसी स्कीम थी, सेतु। सेतु क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। ये स्कीम भी इसी पर्पस के लिए स्टार्ट की गई थी, ताकि स्टार्टअप्स, टेक्नो फाइनेंशियल चीजें, ये भी नीति आयोग ने स्टार्ट किया है, रिसेंटली ही स्टार्ट करी है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में अगर मैं इंडिया की पोजीशन की बात करूं तो वो क्या है, ये क्वेश्चन है फिफ्थ, हमारी पोजीशन है फिफ्थ जीडीपी के टर्म्स में। ठीक है, रिसेंटली हम लोगों ने ओवरटेक भी करा, आपको पता होगा ये चीज। 2023 का मेंस वर्ल्ड कप यहाँ पर जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। राइट, ये वाले फैक्ट्स जो है आपको यहाँ पर याद रखिएगा, इससे जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, वेट करेंगे, 2023 का पूछा है, ये तो 22 का। ओके, रॉन्ग आंसर, आंसर विल बी इंडिया। ठीक है, इंडिया यहाँ पर होस्ट करेगा इसको। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। 2023 का इंडिया के जो वानखेड़े है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ईडन गार्डन्स हो गया, दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम, पंजाब का क्रिकेट स्टेडियम, तो वहां सब ये जो है वो आईसीसी 2023 इंडिया में होस्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट, गंगा वॉज डिक्लेयर नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। गंगा को जो है वो नेशनल रिवर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है कब, 2008 में। ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, लिख लो ये सारी चीजें। ठीक है, 2008 में किसने किया था, उस समय यहाँ पर जो है मनमोहन सिंह जो थे, उन्होंने इस चीज को स्पेशली यहाँ पर डिक्लेयर किया था। ठीक है भाई, डेट वेट नहीं पूछेंगे, हाँ आपसे जरूर ईयर यहाँ पे पूछा जा सकता है। बाकी आज के टाइम पे गंगा रिवर को और बेटर करने के लिए काफी सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे NGRBA, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ठीक है, ऐसे करके हमारे काफी सारे और भी इस तरीके के गंगा रिजर्वेशन प्रोग्राम हो गए, नमामि गंगे प्रोग्राम, ये काफी सारी चीजें चल रही हैं, सो आपको ये भी पता होनी चाहिए।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी इकोनॉमी में रिसोर्सेज और प्रोडक्शन आर कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट? ठीक है, आप नाम से समझ रहे हैं इनमें से कौन सी इकोनॉमी में जो पूरा का पूरा रिसोर्सेज है और कैसे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा वो किसके अंडर होती है, उसे हम कहते हैं कमांड इकोनॉमी। ठीक है, जिसमें जितने भी चीजें होंगी वो पब्लिकली ओन्ड होंगी। आप इसकी लिख लीजिए डेफिनेशन। इट इज एन इकोनॉमी इन विच जो प्रोडक्शन है और जितने भी रिसोर्सेज हैं आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी, जो है मतलब गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे कंट्रोल करेगी और यही बताएगी कि किस तरीके से करना है आगे। इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है ना, सारी चीजें यही कंट्रोल करती है, इसे हम कहते हैं प्लान्ड इकोनॉमी। इसी को हम सोवियत टाइप इकोनॉमी भी कहते हैं। कई बार ये भी पूछा जा सकता है सोवियत टाइप। ठीक है, सोवियत टाइप क्या होती है? सोवियत टाइप वो इकोनॉमी है जो मार्क्सिस्ट और लेनिन, यूएसएसआर जो है उन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट करवाया था, तो ये तब से ये चीज चलती आ रही है। ठीक है भाई, बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नबार्ड। नबार्ड एज यू ऑल नो, नबार्ड क्या चीज है? नबार्ड इज अ टाइप ऑफ, क्या चीज है ये किस टाइप का चीज है? तो नबार्ड बेसिकली एक डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, इसका जो एक अप्रोप्रिएट आंसर है वो हम मान सकते हैं एक बैंक की फॉर्म में, हम कह सकते हैं डेवलपमेंट बैंक की फॉर्म में। सो नाबार्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि किसको लोन देता है? सिर्फ फार्मर्स प्रोडक्शन के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है क्या है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इससे सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो नबार्ड इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, सो इसको आप लिखो। इस पे जो एक्चुअली पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं और ये भी पूछा जा चुका है कि नबार्ड जो है इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, किसके अंडर आता है। तो और इसके एग्जाम वगैरह भी होते हैं। तो बेसिकली क्या करता क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लोन प्रोवाइड करना है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है? हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन मुंबई अलोंग विद द आरबीआई। आरबीआई के साथ ही है। ठीक है, जो कि कब बनाया गया है? 1982 में। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी कमेटी के कहने पर बनाया गया? तो नेम नोट कीजिए, के शिवरमन। शिवरमन कमेटी के कहने पर इसको बनाया गया है। इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज वगैरह भी बनी हुई है, काफी सारे और भी इनके काम है। बेसिक काम है कि रूरल इंडिया को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, लिक्विडिटी वहां तक पहुंचानी है, साथ ही साथ उनको क्या प्रोवाइड करने हैं? टू प्रोवाइड देम कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सीबीएस। ठीक है, विच मीन्स दैट जो भी अपना अकाउंट हो गया, उनकी जो भी सर्विसेज हैं, वेर एवर दे आर मेंटेनिंग देयर अकाउंट, उनको सारी सर्विसेज एक ही जगह पे प्रोवाइड की जाएंगी। बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका यही है। ठीक है ना, नबार्ड, नबार्ड का बेसिक मीनिंग है सारी इस तरीके की चीजों को प्रोवाइड करना। दिस इज नोन एज। तो दीज आर दी सेट ऑफ क्वेश्चंस जो अभी हमने कंप्लीट करे हैं। तो इस तरीके के और क्वेश्चंस और आगे की 2023 की प्रिपरेशन के लिए सारा लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन हैव द लिंक एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द अभी कॉन्सेप्ट। 2023 के लिए कोई बैच को ज्वाइन करना है तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी टेलीग्राम आईडी है उस पे कांटेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके देन, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद मोर सेट ऑफ क्वेश्चंस।